we are going to start with market. In market, there are two types of market which are being deleted from your syllabus, that is monopoly and monopolistic competition. Rest, there are two more markets left. One is perfect competition, another is oligopoly. Today we are going to do the first type of market, perfect competition. Earlier I told you, I'll just revise it. What is a market? Now I get fed up. Why do you put your cameras off? At least I can see you, who all are listening. Market is an institutional setup where buyers and sellers meet, ऐसे लिख सकते हो, और market is an arrangement to bring buyers and sellers into close contact, ऐसे लिख लो. या फिर थर्ड लैंग्वेज आपकी ये बन सकती है, market is a mechanism which establishes functional relationship between buyers and seller. So there can be three different ways to write your answer. Even after calling names, you hardly listen, beta. You hardly listen. Akash Sharma, Sana, what's wrong with you? So market is institutional setup where buyers and sellers meet. This can be one. कोई ऐसे लिख सकता है. Market is an arrangement where buyers and sellers come into close contact, or where goods are being bought and sold. Third, market is a mechanism which establishes functional relationship between buyers and sellers. So there can be three different definitions to market. फिर मैंने आपको कराया था क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट. तो मार्केट के तो कई बेसिस है. देयर कैन बी मेनी बेसिस टू क्लासीफाई मार्केट, बट मेनली देयर आर 6 बेसिस. पहला, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन. ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, जो कि हमारे सिलेबस में है, उसमें 3 तरह की मार्केट होती हैं: परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और इम्परफेक्ट कंपटीशन. किसी बुक में लिखा होता है मोनोपोली को भी इम्परफेक्ट में ही. किसी बुक में ऐसे दिखाया होगा कि मार्केट जी है 2 टाइप, परफेक्ट और इम्परफेक्ट, और इम्परफेक्ट में अंदर मोनोपोली दिखाई होगी. ऐसा नहीं है. मोनोपोली एंटायरली एक डिफरेंट किस्म की मार्केट है. सो दैट मेक्स 3 टाइप्स ऑफ मार्केट. 1, परफेक्ट कंपटीशन, हिंदी में इसको कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार. सेकंड, मोनोपोली, इसको हिंदी में कहा जाता है एकाधिकार बाजार. फिर इम्परफेक्ट को कुछ कहते हैं, नहीं, इम्परफेक्ट को पता नहीं क्या कहते हैं, आई जस्ट फॉरगॉट. ओलिगोपोली जो है उसको कहते हैं अल्पाधिकार. तो दीज आर द नेम विच आर बीइंग यूज्ड फॉर वेरियस मार्केट्स. सो क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मार्केट: परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड इम्परफेक्ट. सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ लीगैलिटी, कानून के आधार पर, ओपन मार्केट एंड ब्लैक मार्केट. क्या डिफरेंस है? ओपन मार्केट, जब आप ओपनली दुकान सामने, दुनिया के सामने शटर लगाया हुआ है, सामान रखा हुआ है, बोर्ड्स लगाए हुए हैं, और आप सामान बेच रहे, दैट बिकम्स एन ओपन मार्केट. और ब्लैक मार्केट या इलीगल मार्केट वो मार्केट हुई कि जो बाजार में तो नहीं है, कहीं दूर गलियों में, घरों में, वहाँ पे आप बिना किसी नाम के सामान बेच रहे हो, दैट इज़ अ ब्लैक मार्केट, क्योंकि वो नॉन अकाउंटेड फॉर है. तो लीगैलिटी के बेस पे 2 हो गई, ओपन मार्केट और ब्लैक मार्केट. फिर ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, हम उधमपुर में बैठे हैं अभी. इफ़ वी इंक्रीज आवर एरिया, तो सबसे पहले हमको आएगी लोकल मार्केट. फिर और एरिया बढ़ाएं तो आएगी उस रीजन की मार्केट या प्रोविंशियल मार्केट. फिर हम अगर और एरिया बढ़ाएं फिर आएगी नेशनल मार्केट. फिर अगर और एरिया बढ़ाएं तो इंटरनेशनल मार्केट. ऑन द बेसिस ऑफ एरिया 4 तरह की होगी. फिर ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, मात्रा के आधार पर, आपको 1 पेंसिल लेनी है या 2 पेंसिल लेनी है या 5 पेंसिल लेनी है या 20 पेंसिलें लेनी है,
आप जाओगे दुकान पे, रिटेल मार्केट में। लेकिन अगर आपको एक ट्रक पेंसिल चाहिए तब आप जाओगे ना होलसेल मार्केट में। तो क्वांटिटी, मात्रा के आधार पर होती हैं दो तरह के मार्केट्स, रिटेल मार्केट एंड होलसेल मार्केट। फिर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, समय के आधार पर, शॉर्ट रन मार्केट एंड लॉन्ग रन मार्केट। शॉर्ट रन मार्केट वो हैं जो बड़े शॉर्ट ड्यूरेशन में ऑपरेट करते हैं। सब्जी मंडी होगी, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, चाय वाय की दुकान होगी, फास्ट फूड हो गए, कि तुरंत उसी दिन रिजल्ट, उसी दिन सब कुछ पता है, मुनाफा या घाटा सब उसी टाइम पता लग जाता है। एक होती है लॉन्ग रन की मार्केट, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, लॉन्ग रन में ऑब्जेक्टिव लेकर लॉन्ग रन मार्केट, ठीक है। और एक है ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब वस्तु और सेवाएं। तो गुड्स मार्केट जहाँ पे सामान मिलता है, ये जैसे बाहर दुकानें हैं, और सर्विसेज जहाँ पे सेवाएं मिलती हैं, जैसे डॉक्टर्स बैठे हैं ना, तो आप जाते हो, पैसे देते हो, वो आपको डायग्नोज करता है, दवाई के पैसे तो आप अलग देते हो। लॉयर्स, आप उसकी सर्विस यूज़ कर रहे हो, वो आपका केस लड़ रहा है, वो बहस करता है उधर जाके जज के सामने, और उसके लिए आप उसको पैसा देते हो। अरे टीचर्स, कितने प्रोफेशनल्स हैं। सो गुड्स एंड सर्विसेज, तो वैसे ही गुड्स मार्केट एंड फैक्टर मार्केट। फैक्टर मीन्स सर्विसेज मार्केट। तो ये होगी आपकी क्लासिफिकेशन। 6 बेसिस बने, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, ऑन द बेसिस ऑफ लीगैलिटी, on the basis of area, on the basis of goods and services, and on the basis of time period. तो ये हो गई 6 क्लासिफिकेशन। अब आपकी पहली मार्केट है परफेक्ट कंपटीशन। देखो बेटा, ये पहली बात तो ये है कि ये क्लासिकल मॉडल है। क्लासिकल मॉडल मतलब ये वो उस तरह का बाजार है जो आज से 300-400 साल पहले रहा होगा, क्योंकि तभी देख के इसकी थ्योरीज और तभी इसके इक्विलिब्रियम्स डेवलप हुए हैं या प्रपाउंड किए गए हैं। आज आप इसमें ऐसा बाजार ढूंढो तो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं इस तरह के मार्केट्स मिलने की। लेकिन सब्जी मंडी एक एग्जांपल हो सकता है, या जैसे CSD कैंटीन्स होती हैं एक एग्जांपल हो सकता है। तो इस तरह के बाजार परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल हो सकते हैं। इसको हिंदी में कहा जाता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। ये ऐसा बाजार है, इट इज़ अ काइंड ऑफ मार्केट वेयर there are large number of sellers and buyers selling homogeneous goods। मैं एक एक करके बताऊंगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन या मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। आपको क्वेश्चन आएगा उसका एक फीचर पे, व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो वो आपको पहले वो फीचर का मतलब ही पता होगा, फिर उसके इम्प्लीकेशन ही पता होंगे, आप फिर ही एक्सप्लेन कर पाओगे ना अपना आंसर। तो इसलिए तो परफेक्ट कंपटीशन इज अ टाइप ऑफ मार्केट वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, बहुत मात्रा में है बेचने वाले और खरीदने वाले भी। खरीदने वाले तो खैर कहने की बात है, सभी मार्केट में इन्होंने लिखा होता है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। कोई भी मार्केट हो, बायर्स आर ऑलवेज इन लार्ज नंबर्स एंड वी आर स्टडिंग मार्केट। मार्केट मीन्स प्रोड्यूसर, हम सेलर, नंबर ऑफ सेलर्स, कंपटीशन के बेस पे हम पढ़ रहे हैं, और कंपटीशन है सेलर्स के बीच में। तो ये एक ऐसा बाजार है जिसमें बहुत सारे बेचने वाले हैं। ध्यान से समझना, सुन लोगे तो यहीं पे ये आपकी मार्केट तैयार हो जाएगी। बहुत सारे बेचने वाले हैं, एक जैसा सामान बेच रहे हैं, ठीक है, एक जैसे दाम पर बेच रहे हैं। 3, किसी को भी आसानी से प्रवेश करने की आज़ादी है, कोई भी छोड़ के जाना चाहे छोड़ के जा सकता है, ठीक है। ये इस तरह का बाजार है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता प्राइस में। तो इट इज दैट काइंड ऑफ मार्केट। सो लेट्स टेक वन बाय वन। वैसे मैं एक डेफिनेशन बता देता हूं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर D.S. वॉटसन, in perfect competition the number of firm is large, their products are homogeneous, in addition the firms have perfect knowledge of the market and resources are perfectly mobile। ये उसने डेफिनेशन लिखी है, तो इसने इसमें 4 फीचर्स को इकट्ठा करके डेफिनेशन बना दी, और किताबों में उसके नाम चल रहा है। अभी 7-8 फीचर है, मेरे पास तो 12 फीचर भी हैं,
आई हैव 12 फीचर्स, आपकी बुक में दिए होंगे 3 या 4, नहीं मेरी वाली में 6-7 दिए हैं, इस वाली में नहीं तो ज़्यादातर बुक्स में 3-4 ही दिए होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, क्योंकि उनके इम्प्लीकेशन होते हैं, उनके मायने होते हैं। तो आप चेक करना, देखना आप अपने घर में जो बुक होगी उसमें 8, 9, 10, 11 ऐसे नहीं दिए होंगे, वही मेन 3-4 फीचर्स दिए होंगे, उन्हीं के इम्प्लीकेशन। तो इसको आप अभी समझ लो उसको बेटा। पहला फीचर है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, कि इस बाजार में देर आर द नंबर ऑफ सेलर्स इज सो लार्ज दैट नो सिंगल सेलर कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट कंडीशंस। एंड व्हाट वी मीन बाय मार्केट कंडीशन, कि प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। समझ पाते हो बात में क्या जो बोल रहा हूं? आप गर्दन हिला सकते हो, यू कैन नॉट, आप गर्दन हिला के बता सकते हो कि समझ आ रहा है या नहीं। प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है फ्री मार्केट में, ये पता है आपको? डू यू नो हाउ प्राइस इज डिटर्मिन्ड इन अ फ्री मार्केट, जिसको ओपन मार्केट कहते हैं? रुको, क्योंकि ये टॉपिक है, इसके आगे आपका यही टॉपिक है। आपको अभी नहीं समझ में आएगा तो इसका फीचर भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसका फीचर है कि फर्म इज अ प्राइस टेक मेकर एंड प्राइस टेकर एंड नॉट प्राइस मेकर। तो वो आपको फीचर कैसे समझ में आएगा? तो प्राइस डिटर्मिनेशन देखो, फ्री मार्केट, ओपन मार्केट या कॉम्पिटिटिव मार्केट, चाइना को छोड़ के, रशिया जैसी कंट्री को छोड़ के, क्यूबा जैसी कंट्री को छोड़ के, जहाँ पे हर चीज़ बाई फोर्स चलती है। लेकिन जो इकोनॉमीज ओपनड है, विच ऑपरेट ओपनली, उनमें प्राइस डिटर्मिनेशन ऐसे होता है, विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लो उधमपुर का एग्जांपल, उधमपुर में पीने वाला नारियल नहीं आता ना, अब तो आना शुरू हो गया। मान लो नहीं आता है और मुझे वो बेचना है, तो मैं सर्वे करूँगा पहले कि मेरे को इसका बिजनेस करना है, तो इस बिजनेस के लिए रिसर्च करूँगा ना। तो पहले कंज्यूमर का बिहेवियर, कि खरीदार कैसे तैयार होता है। तो मान लो 10 रुपये, 8 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, तो डिमांड का बिहेवियर तो ऐसा ही बनेगा। जो खरीदने वाला है, मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, ऐसे तो 50 रुपये का नारियल आता है, लेकिन 10 रुपये का अगर नारियल होगा तो कम लोग तैयार होंगे लेने के लिए। लेकिन अगर 8 रुपये का होगा तो थोड़े ज़्यादा लोग तैयार होंगे। अगर 2 रुपये का प्राइस हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा लोग तैयार होंगे। तो डिमांड का बिहेवियर तो नेगेटिव ही बनेगा। और ये तो हमने लॉ ऑफ डिमांड में भी पढ़ा है, हमने इसका नियम ही पढ़ा था। लेकिन जिसने बेचना है, जो आगे जाके ठेला लगाएगा या दुकान लगाएगा, उसका बिहेवियर तो ऐसा आएगा, ऐसा कि वो कम प्राइस पर कम बेचना चाहेगा, लेकिन ज़्यादा प्राइस होगा तो वो ज़्यादा बेचना चाहेगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। और ये हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले 1 महीने से। तो डिमांड का बिहेवियर और सप्लाई का बिहेवियर ऐसा आता है, पता है आपको इतना। अब जिस पॉइंट पे ये दोनों मिल रहे हैं, इस पॉइंट को कहा जाता है इक्विलिब्रियम। सिर्फ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को हिंदी में कहते हैं साम्य, जहां पे दो जो शक्तियां हैं वो एक समान होती हैं, जहां पे when the two different forces are at par, both are equal, तो उस पॉइंट को, तो इस जगह देखो दोनों बराबर हैं, तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। तो इसकी मदद से हमें ये पता लग गया कि भाई मान लो 6 रुपये बन रहा है, उधर बन रहा है 500, 100, 200, 300, 400। तो ये डिसाइड हो गया बिजनेस करने के लिए, प्राइस डिटर्मिनेशन हो गया। मार्केट ने तय कर दिया कि अगर आप 8 रुपये नहीं, 5 रुपये था ना, 5 से थोड़ा ऊपर आ रहा है, 6 रुपये का नारियल बेचोगे तो खरीदने वाला भी सेटिस्फाइड होगा, खुश होगा, और बेचने वाला भी खुश होगा। तो 6 रुपये रेट पर आप 500 नारियल रोज बेच सकते हो और मुनाफा कमा सकते हो। लेकिन प्राइस डिटर्मिनेशन, कीमत का निर्धारण फ्री मार्केट में डिमांड और सप्लाई की मदद से ऐसे होता है। ये हो गया कीमत का निर्धारण, दिस इज अ प्राइस डिटर्मिनेशन। ये जो 6 रुपये डिसाइड किया ना, हम इसको नाम दे देते हैं पी, ओ पी।
दिस OP इज नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस। अब समझो, ये पहला फीचर बता रहा था ना मैं आपको, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, है ना। ये कैमरा ऑन करो सना, इश्कविन, बेटा पुट योर कैमराज ऑन। सना शर्मा, आरती, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ओपन मार्केट इकोनॉमी में प्राइस ऐसे डिसाइड होता है। क्या हुआ आरती, किस लिए बंद हो गए फिर से? बीच में बंद हो जा रहा है ना बेटा, मैं आपको सबको देख पा रहा हूं ना कि कौन देख रहा है, कौन समझ रहा है। अब हम पहला फीचर पढ़ रहे थे परफेक्ट कंपटीशन का, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। इफ द नंबर ऑफ सेलर्स इज लार्ज, तो इससे क्या होता है, कंपटीशन बना रहता है। अगर ऐसा होता कि सारा, मान लो हम किसी एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं कि आलू बेच रहे हैं, अब आलू उधमपुर में बेचने वाले 500 आदमी हैं। अगर ऐसा ना होता, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स ना होते और सारा आलू मेरे पास ही होता, सारा आलू मेरे पास ही होता, मैं ही चाहता तो पोटैटोज की सप्लाई बढ़ा सकता था और मैं ही चाहता तो घटा सकता था, मतलब मेरे हाथ में कंट्रोल होता। अगर ऐसा होता तो मैंने क्या करना था, ध्यान से देखना, मैंने ये सप्लाई है ना, सप्लाई को डिक्रीज कर देना, रिड्यूस कर देना था। और जैसे मैं रिड्यूस करता, डिक्रीज इन सप्लाई होता, तो इक्विलिब्रियम यहां आ जाना था, तो प्राइस बढ़ जाना था, पोटैटोज का प्राइस बढ़ जाना था। तो इस फीचर का पहला विशेषता जो है परफेक्ट कंपटीशन की, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, उसके मायने या इंप्लीकेशन ये है कि द साइज ऑफ सेलर्स इज सो लार्ज दैट नो सिंगल सेलर कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट कंडीशंस। वो बाजार में प्राइस को प्रभावित करने की कंडीशन में नहीं रहता। ये है पहला फीचर, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। बायर भी कोई, और बायर भी लार्ज नंबर पे हैं तो वो भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, लेकिन मेन सेलर का है। इफ द सेलर्स आर इन लार्ज नंबर्स, दैट मीन्स देयर इज अ कंपटीशन, देयर इज अ एलिमेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। हैड देयर बीन फ्यू सेलर्स और वन सेलर, दिस वुड हैपन। अरे यही तो होता है हिंदुस्तान में, आज भी होता है। मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूं। प्याज की फसल निकलती है जब नासिक महाराष्ट्र वाली बेल्ट से, तो कोई अंदाजा लगा रहा हूं, मान लेते हैं कि 10-15 लोग होते होंगे जो अरबोंपति हैं, बिलियनियर्स हैं, वो पूरा ही प्याज उठा लेते हैं, मतलब खरीद लेते हैं। मान लो अगर 1000 टन हुआ तो उन्होंने 1000 टन डंप करके रख लिया और उसको गोदामों में स्टोर करके रख लिया। अब बाजार में 1000 टन कम हो गया तो क्या होगा, देयर विल बी अ डिक्रीज इन सप्लाई। डिमांड तो ये है ना, डिमांड का कर्व तो ये वाला है, लेकिन जब सप्लाई डिक्रीज होगी तो नया इक्विलिब्रियम यहाँ बनेगा और परिणाम क्या हुआ, कीमत बढ़ गई, प्राइस बढ़ गया। पहले 6 रुपये था, फिर 8 रुपये हो गया, तो ऐसे प्याज महंगा हो जाता है। फिर और रोक के रखा और डिक्रीज की सप्लाई, करके दिखाता हूं, दूसरे रंग से करके दिखाता हूं कि और डिक्रीज कर दी सप्लाई, बिल्कुल सप्लाई घटा दी। बाजार में जो थोड़ा बहुत प्याज था, इन्होंने कोई 500 टन और कम कर दिया तो उससे और डिक्रीज हो गई, तो नया, अब नया वाला इक्विलिब्रियम डिमांड के साथ यहां बन रहा है, तो देखो प्राइस और बढ़ गया। इस तरह से ये कीमतें बढ़ा लेते हैं। फिर जब प्याज महंगा हो जाता है काफी, तब भी धीरे धीरे करके सेल करते हैं। तब भी एकदम सेल करेंगे तो क्या होगा, अगर एकदम सेल कर देंगे तो क्या होगा, सप्लाई इंक्रीज कर जाएगी। ये जो सप्लाई डिक्रीज हो रही थी लेफ्ट साइड, इससे तो कीमतें बढ़ रही थी। अगर एकदम सारा प्याज वो मार्केट में उतार देंगे, देयर विल बी इंक्रीज इन सप्लाई, राइट वर्ड शिफ्ट, उससे तो प्याज की कीमत बहुत गिर जाएगी। अगर राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन सप्लाई, तो वो तो प्याज की कीमत घट जाएगी। तो वैसा नहीं करते हैं उन्होंने, जिन्होंने अगर
1000 करोड़ रुपए का प्याज खरीदा है तो वो उससे कम 3000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाना चाहेंगे ना, और वो इस तरह से कमाया जाता है। और ये इसको कहा क्या जाता है? फ्री मार्केट, ओपन मार्केट, कॉम्पिटिटिव मार्केट। है तो फ्री, क्योंकि डिमांड, खरीददार और बेचने वाला दोनों के बिहेवियर पे प्राइस डिसाइड होता है। लेकिन ये होल्डिंग कर देते हैं बीच में, मतलब कुछ आर्टिफिशियल कमी पैदा कर देते हैं सामान की, और जिससे प्राइस बढ़ जाता है। तो ये आ गया पहला फीचर, लार्ज नंबर ऑफ सेल बायर्स एंड सेलर्स। तो लार्ज नंबर ऑफ sellers and buyers means no single buyer seller can influence the market condition, and by market condition we mean the price and output. They cannot influence. Second is homogeneous product. ये तो सीधी सी बात है कि परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा बाजार है जिसमें सब जो सामान बेच रहे हैं सबका एक जैसा है। जैसे सब्जी मंडी में टमाटर हैं तो सबके पास एक ही जैसे हैं, अगर आलू हैं तो एक ही जैसे हैं। अब CSD अपनी कैंटीन्स ले लो, अगर कॉलगेट है तो वही कॉलगेट यहाँ मिल रही है, वही उसमें मिल रही है, चेन्नई में वही, उड़ीसा में, एक जैसी चीज़ है। प्राइस भी यूनिफॉर्म रहता है इसमें। तो होमोजीनियस गुड्स, द गुड्स आर होमोजीनियस। और ये इसका इम्प्लीकेशन ये है कि देयर इज नो डिफरेंस इन द गुड इन रिगार्ड ऑफ द क्वालिटी, साइज, शेप, पैकेजिंग, किसी भी लिहाज से वो डिफरेंट नहीं है, दे आर आइडेंटिकल। और इसी के कारण प्राइस इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। सेलर ये बोल के नहीं बेच सकता कि जी महाराज ये वाला अच्छा वाला है इसलिए ये महंगा। ये प्रैक्टिस नहीं हो सकता परफेक्ट कंपटीशन में। इस वाले का ये इम्प्लीकेशन है या ये मायने हैं होमोजीनियस गुड्स के, कि इंडस्ट्री में आपको पहले मुझे ये बताओ, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री? You can raise hands. How many of you know the difference between a firm and industry? ईमानदारी से, कोई घबराने की बात नहीं है, सिर्फ एक कुशाग्र को पता है। कुशाग्र बता। Sir, बोलो। firm is a single company operating in an industry. Industry is the collection of all companies. वेरी गुड, परफेक्ट आंसर, शाबाश बेटा। फर्म इज अ सिंगल एंटिटी। फर्म इज अ सिंगल एंटिटी। मैं आपको बताता हूं, जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड वो एक फर्म है, हुंडई एक फर्म है, टोयोटा एक फर्म है, फोर्ड एक फर्म है, लेकिन कलेक्टिवली they are called automobile industry. So firm is a part of industry. Industry is a bigger concept and firm is a singular entity, a singular company. Very good beta. तो homogeneous goods, homogeneous goods, पहले तो आपने यही लिखना है कि under perfect competition goods are homogeneous in nature, which means that all the sellers, the large number of sellers which are selling goods are identical in shape, size, quality or otherwise. फिर कभी उसका पूछे कि इसके इम्प्लीकेशन क्या है, इसके मायने क्या है, तो वो यही है कि they are so identical that no seller can manipulate price by saying that his commodity या his product is better than others, कि वो ऐसा ना कर सके और कंज्यूमर ठगा ना जाए, उसको एक्सप्लॉइट ना किया जा सके। इसीलिए इस फीचर का, होमोजीनियस गुड्स का, ये इसका इम्प्लीकेशन है या मायने है। फिर है परफेक्ट नॉलेज। बड़े सिंपल बात है कि बायर और सेलर दोनों को बाजार की पूरी जानकारी है। सेलर को ये पता है, देखो ना अभी तो बताया आपको एग्जांपल, जब प्राइस डिसाइड हो गया, मार्केट ने डिसाइड किया, डिमांड एंड सप्लाई ने तय किया कि नारियल जो है 6 रुपये का बिकेगा, तो उस पॉइंट पे तो डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर है। तो मतलब डिमांड मीन्स खरीददार, सप्लाई मीन्स विक्रेता, बेचने वाला, बोथ आर इक्वल, सो बोथ एग्रीज, सो दे हैव अ परफेक्ट नॉलेज। क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस ओपननेस दे नो कि एट व्हाट प्राइस दे विल सेल
and consumers know at what price they will buy. So there is a perfect knowledge to both buyers and sellers. Then comes very important feature, free entry and exit. फ्री एंट्री एंड एग्जिट कि इस बाजार में या इंडस्ट्री में कोई भी फर्म आसानी से एंटर कर सकती है और कोई भी फर्म छोड़ के जाना चाहे तो जा सकती है। जैसे सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी में मैं चाहूं कल को दरी बिछा के कुछ सब्जियां रख के सब्जियां बेच सकता हूं, लेकिन चाहूं तो छोड़ के भी जा सकता हूं। देयर इज अ फ्रीडम ऑफ एंट्री and exit. There is a total freedom to firms whether to enter the industry or to leave the industry. ठीक है, ये इसकी विशेषता है, लेकिन इसके जो मायने हैं वो बड़े फार गोइंग है। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू। नारियल पानी का एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, इतना तो मैंने आपको अभी समझाया कि डिमांड और सप्लाई जहां पे इक्वेट करते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को, इस पॉइंट को कहा जाता है इक्विलिब्रियम। एंड इफ वी ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन वी गेट ओपी, दैट इज इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, हमारा पॉइंट है, हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं फीचर, ये है फ्री एंट्री एंड एग्जिट। अगर फ्री एंट्री है कि एनीबडी कैन एंटर, हम इसको एक नंबर दे देते हैं, मान लो ये है 10 रुपये प्राइस, और किसी को लगता है कि 10 रुपये में वो नारियल बेचने से बहुत मुनाफा है, तो मैनी मोर सेलर्स विल गेट अट्रैक्टेड। कई एंटर करेंगे कि यार इसमें तो बहुत फायदा है। तो क्या होगा, जब बहुत सारे सेलर्स एंटर करेंगे या दे विल ज्वाइन द मार्केट, there will be increase in supply. तो इंक्रीज इन सप्लाई होने के कारण क्या हुआ, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया ई डैश पर, और परिणाम क्या निकला, कि नारियल पानी सस्ता हो गया, क्योंकि सप्लाई इंक्रीज हुई। और सप्लाई इंक्रीज क्यों हुई, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एंट्री, देयर इज अ फ्रीडम ऑफ एंट्री, सो न्यू फर्म्स विल गेट अट्रैक्टेड एंड दे विल जॉइन द मार्केट, एंड व्हेन दे विल जॉइन द मार्केट देयर विल बी एन इंक्रीज इन सप्लाई, एंड व्हेन सप्लाई इंक्रीजेस इट शिफ्ट राइटवर्ड्स, एंड रिजल्टेंट और कॉन्सिक्वेंटली द प्राइस फॉल्स। अब कईयों को लगेगा घाटा हो गया यार, ये तो बहुत नुकसान हो गया, हमने तो क्या सोच के आए थे, ये क्या हो गया। वो क्या करेंगे, फिर कई मार्केट छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि छोड़ने की भी तो आज़ादी है, देयर इज अ फ्रीडम टू एग्जिट ऑल्सो। तो जैसे ही वो छोड़ेंगे, देयर विल बी डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, और जैसे सप्लाई डिक्रीज होगी तो देखो नारियल का रेट बढ़ गया, अब 12 रुपये ही हो गया। जैसे ही 12 रुपये देखेंगे, फिर कई कंज्यूमर्स और सॉरी सेलर्स अट्रैक्ट होंगे कि नहीं इसमें प्रॉफिट है, दे विल ज्वाइन, और जैसे ही वो ज्वाइन करेंगे देन अगेन सप्लाई विल इंक्रीज और प्राइस फॉल हो जाएगा। सो इट कीप्स गोइंग ऑन, इसलिए इसमें एक और फीचर क्या बनता है, एक तो यही फीचर है ना,
free entry and exit. Free entry and exit ensures, ये निश्चित करता है कि थोड़े टाइम के लिए, जैसे मैंने ज्वाइन ही किया था 12 रुपये के टाइम पे और मैंने 1 महीना सेल किया और खूब मुनाफा कमाया, तो इन शॉर्ट रन a firm can earn, in short run a firm can earn abnormal profit or supernormal profit, but in long run each firm under perfect competition earns normal profit only. कोई ऐसा बंदा होता जिसने 8 रुपये पे भी नारियल बेचा था, 10 रुपये पे भी बेचा था, 12 रुपये पे बेचा था, मतलब जिसने मार्केट से निकला नहीं था, वो वहीं बैठा रहा, नए वाले आए फिर नए वाले चले भी गए, जिनके कारण प्राइस ऊपर नीचे होता भी रहा। लेकिन एक बंदा कोई जो, तो आप तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 एवरेज निकालो तो वो तो नॉर्मल प्रॉफिट ही बना ना, सुपर नॉर्मल 12 रुपये तो नहीं बनेगा ना, 12 रुपये था ना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो इस फीचर का ये इम्प्लीकेशन है कि अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन देयर इज अ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, कि कोई भी फर्म आसानी से प्रवेश कर सकती है, कोई भी छोड़ के जा सकती है। ड्यू टू दिस मैकेनिज्म, ड्यू टू when the sellers see profit they get attracted towards the market, consequently supply increases, and when supply increases supply curve shift rightwards, resultant equilibrium price falls, then they start suffering losses. So some sellers withdraw or exit the market. As they exit there is a decrease in supply, resultant equilibrium price rises. So in short run a firm can earn abnormal profit or supernormal profit under perfect competition, but in long run firm only earns normal profit under perfect competition. ये है इसका implication, ठीक है। फिर lack of transportation cost, एक इसका वो भी तो था ना फीचर, यूनिफॉर्म प्राइस। जब होमोजीनियस गुड है, जब सामान सबका एक जैसा है, एक जैसा आइडेंटिकल है, तो एक फीचर ये भी है कि प्राइस भी यूनिफॉर्म है, कि कोई भी सेलर महंगा नहीं बेचता, कोई भी सेलर सस्ता नहीं बेच सकता, दे ऑल सेल एट द सेम प्राइस। और जब आपको मैंने परसों पढ़ाया था कि जब प्राइस सेम होता है तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट होते हैं, बताया था ना, टेबल बना के एग्जांपल दिया था, 10 का एग्जांपल दिया था, 10 10 10 सब बराबर आ रहे थे। तो एक फीचर वो हो गया कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, ये हो गया। फिर एक फीचर ये हो गया कि परफेक्ट अंडर परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म इज अ प्राइस टेकर एंड नॉट प्राइस मेकर, क्योंकि ये जो प्राइस डिसाइड कर हो रहा है ये एक फर्म थोड़ी ना कर रही है, पूरी मार्केट के खरीदार मतलब बायर्स, उनका डिमांड बिहेवियर, और पूरी मार्केट के सेलर्स, उनका सप्लाई बिहेवियर, तो कलेक्टिवली डिसाइड हो रहा है ना, पूरी इंडस्ट्री डिसाइड कर रही ना, फर्म तो डिसाइड नहीं कर रही ना। एक सिंगल आदमी को तो उल्टा मानना है, जो इंडस्ट्री ने डिसाइड कर दिया कि भी 10 रुपये का नारियल बेचना है, तो एवरी फर्म हैज टू फॉलो दैट प्राइस। तो फर्म तो प्राइस मेकर नहीं ना हुई, तो इसमें यह भी लिखते हैं कि फर्म इज अ प्राइस टेकर एंड नॉट प्राइस मेकर। तो एक फीचर इसका ये भी है। बाकी एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल, अच्छा एक फीचर वो भी है कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन प्राइस। नहीं तो पठानकोट से टमाटरों का ट्रक आया, उधमपुर तक का किराया बनेगा 8,000, श्रीनगर का बनेगा 15,000, लेह का बनेगा 25,000, तो फिर उस हिसाब से तो उधमपुर में टमाटर सस्ते होने चाहिए, श्रीनगर में थोड़े और महंगे होने चाहिए, लेह में और महंगे होने चाहिए, होंगे चाहे आज ऐसे वैसे ही, लेकिन अकॉर्डिंग टू परफेक्ट कंपटीशन। अगर एक जैसा सामान है मार्केट में, यूनिफॉर्म प्राइस है, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड नहीं की जाती, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड की फिर तो प्राइस में फर्क आ जाएगा, फिर तो किसी का प्राइस कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा, किसी का और ज़्यादा होगा।
ठीक है, तो ये है इसके फीचर्स। ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसको हम फिर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिर से मैं बता देता हूँ इसके फीचर्स क्या थे। पहला, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, बायर्स एंड सेलर्स। सेकंड, होमोजीनियस गुड्स। तीसरा, यूनिफॉर्म प्राइस। चौथा, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। फिफ्थ, परफेक्ट नॉलेज टू बायर्स एंड सेलर्स। सिक्स्थ, नो ट्रांसपोर्टेशन एंड सेलिंग कॉस्ट। Seventh, average revenue is equal to marginal revenue. Eighth, firm is a price maker, taker and not price maker. तो इतने को आज आप रीडिंग करना। वी विल कंटिन्यू विद दिस, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हुआ अभी, इसमें हैं 2-3 चीज़ें और कराने वाली। तो आज आप इसको पूरे को, परफेक्ट कंपटीशन को, मुश्किल से आपके 2 या 3 पेज बने होंगे जिनको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, पर आप एक रीडिंग अगर करोगे तो ये रीइंफोर्स हो जाएगा, मतलब पक्का हो जाएगा, फिर आप भूलोगे नहीं।